हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूं। चलिए, मैं आज आपके सामने 19 जून 2020 का करंट अफेयर लाया हूं, तो चलिए डिस्कस करते हैं मिल करके। चलिए आगे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2021-22 के लिए भारत कौन सी बार चुना गया है? तो देखिए, भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक हो गई बात। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं 4-5 चीजों पे। देखिए, भारत के साथ 3 देश और चुने गए हैं। कौन कौन चुना गया है? एक चुना गया है मैक्सिको, मैक्सिको चुना गया है। ठीक बात है, ये लैटिन अमेरिका कंट्री का चुना गया है। उसके बाद एक चुना गया नॉर्वे, और एक चुना गया है आपका आयरलैंड, और एक चुना गया है इंडिया। देखिए, सदस्यों का चुनाव इस प्रकार से होता है कि जो सदस्य चुन के आए वो ज्योग्राफिकली सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें। तो जो मैक्सिको है वो लैटिन अमेरिका क्षेत्र का चुना गया है, जबकि नॉर्वे और आयरलैंड ये पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों का चुना गया एंड अदर्स होता है उसका समूह, और इंडिया एशिया रीजन से चुना गया है। देखिए, पश्चिमी यूरोप और अदर्स में कनाडा ने भी कंटेस्ट किया था इसके लिए, लेकिन कनाडा जीत नहीं पाया है। ठीक हो गई बात। देखिए, पहले मैं आपको चुनाव की प्रक्रिया बता देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, होता क्या है, हम जानते हैं टोटल 193 मेंबर हैं। उसका 2/3 जिसे वोट मिलता है वही इलेक्टेड हो जाता है। ठीक हो गई बात। तो कनाडा जो है 2/3 वोट प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए कनाडा का इलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात, अफ्रीका रीजन से भी चुनाव हो रहा था। अफ्रीका में कीनिया और जिबूती 2 देश थे जो कंटेस्ट कर रहे थे, जो चुनाव लड़े थे, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से किसी का भी चुनाव नहीं हो पाया है। कोई भी देश जो है 193 का 2/3 वोट कलेक्ट नहीं कर पाया, वोट ने प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक हो गई बात। इसीलिए अफ्रीकी महाद्वीप से किसी भी देश का चुनाव नहीं हुआ है। चलिए, अब मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं। देखिए, भारत एशिया रीजन से चुना गया है। आप जानते हैं एशिया से भारत चुना गया है। निर्विरोध चुना गया। भारत को 184 वोट मिले आउट ऑफ 193, और कोई देश भारत के विपक्ष में खड़ा ही नहीं हुआ था। दूसरी बात, देखिए, कुल जो मेंबर होते हैं, कुल मेंबर 5+10 होते हैं। ठीक बात है। जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से? चाइना है, फ्रांस है, यूएसए है, उसके बाद आपका यूके है, और आपका रशिया है। ये 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूके यानी ब्रिटेन हो गया, और रशिया हो गया। ये 5 मेंबर हैं परमानेंट। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, 10 टेम्परेरी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत 2020 और 21 के लिए इलेक्टेड हुआ है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। भारत जो है 2021-22 के लिए इलेक्शन हुआ है, भारत का इलेक्टेड हुआ है। भारत 8वीं बार भारत का सदस्य बना है अस्थायी परिषद का। ठीक हो गई बात। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए, भारत ने कई मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र, आपको पता है भारत ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र घोषित किया था इसके लिए। क्या घोषणा पत्र था भारत का? भारत का घोषणा पत्र था, देखिए, आज कोविड-19 से पूरा विश्व जो है परेशान है। ऐसे में विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्हें आगे आना चाहिए, लाइक WTO, WHO, IMF, लेकिन ये सारी की सारी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही है। ऐसा क्या हो गया है कि जो इतनी बड़ी विश्व स्तर की संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं? तो भारत ने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि मैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में रिफॉर्म करूंगा। तो उसका भारत का एक लक्ष्य ये भी था कि ऐसी संस्थाओं को मैं क्या करूंगा? एक्टिव करूंगा। दूसरा, भारत का दूसरा जो लक्ष्य था वो ये था परमानेंट मेंबरशिप का। परमानेंट मेंबरशिप की बात थी, भारत ने इसका भी रखा था। देखिए, जब सुरक्षा परिषद बना था 1945 में, उस समय की स्थिति और थी
और आज की स्थिति और है। जो ये परमानेंट मेंबर बने हुए हैं ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से बने हुए हैं। आज भारत जैसा देश जो विश्व की दूसरी बड़ी आबादी 130-135 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और विश्व के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसका कोई रोल ही नहीं है, उसको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर कर रखा है। तो आप देखिए कितनी बड़ी आबादी को सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप से बाहर कर रखा है। भारत का यही बड़ा मांग रही है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए और जिसका चाइना जो है लगातार विरोध करता रहा है। ठीक हो गई बात। तीसरा जो रिफॉर्म है भारत का, भारत ने कहा था कि टेररिज्म को लेकर के भी देखिए आज विश्व में आतंकवाद की कोई एक डेफिनेशन ही नहीं है। दूसरा, एक देश के आतंकवादी दूसरे देश के हीरो बने हुए हैं। भारत ने यह भी लक्ष्य रखा था कि रिफॉर्म होगा तो आतंकवाद को लेकर के भी एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होगा, यानी कि कोई ऐसा सम्मेलन होगा जो आतंकवाद को डिफाइन करेगा। आज भारत में जो आतंकवादी है दूसरे देश के वो हीरो हैं, तो एक बड़ी समस्या बनी पड़ी और आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकजुट नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है जिसको लेकर के भारत ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग में भी बड़ा घोटाला चल रहा है। यूएन पीस कीपिंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र जो है अपनी फौजें भेजता है शांति स्थापना के लिए। उसको लेकर के बड़ी समस्या क्या है, जहां पर परमानेंट मेंबर चाहते हैं वहां पर तो पीस कीपिंग भेज दिए जाते हैं, जबकि जहां पर वास्तविक जरूरत है वहां पर बिल्कुल नहीं भेजे जाते। दूसरा, यूएन पीस कीपिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके फंड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको लेकर भी भारत ने कहा था। तो ये भारत ने सारे सुधार रखे थे, इसी को लेकर के भारत का चुनाव हुआ है। चलिए अब संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आप जानते हैं। ये 75 साल मना रहा है 2020 में। ठीक बात है, 2020 में यूएनओ कौन सा साल मना रहा है? 75 साल मना रहा है। आप जानते हैं 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए जब ये बना था तब इसके टोटल 5 + 6 यानी कुल 11 मेंबर थे। 1963 में ये बढ़कर के कितने हुए? 15 हुए हैं। ठीक होगी बात। 24 अक्टूबर यूएनओ डे मनाते हैं। अगर मैं यूएनओ की बॉडीज की बात करूं तो यूएनओ की एक तो होती है जनरल असेंबली, ठीक है, महासभा जिसे कहते हैं। एक है सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर होते हैं। उसके अलावा एक होती है इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी होती है। इसके अलावा एक इसकी ट्रस्टीशिप भी है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये पुरानी अवधारणा है। ट्रस्टीशिप का मतलब न्यासी परिषद जिसे कहते हैं हिंदी में, एक वो भी है। एक आईसीजे भी है इसकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। और एक इसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट। ठीक बात है। सचिवालय के कौन है आप देखिएगा, गुतरेस हैं। कौन है सचिवालय के महासचिव वर्तमान में? आपको वो भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की जो पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दी। 193 मेंबर हैं इसके। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। कह रहा चीन भारत के बीच खूनी झड़प के बाद सरकार ने कौन सा हाईवे बंद कर दिया है? तो सरकार ने देखिए श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया है। ये आम जनता के लिए भी बंद कर दिया गया है और कह दिया गया जो जहां है वहीं रुक जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई टेंशन बढ़े तो सेना का मार्च बढ़ाना पड़ेगा उधर। इसलिए श्रीनगर लेह हाईवे को पूरी तरह से आम जनता के लिए भी बंद कर दिया गया है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। उसके बाद किस देश ने दूसरे विश्व युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में अपनी सेना, तीनों सेनाओं को भेजेगा? भारत जो है रूस में भेजेगा। देखिए तीनों सेनाओं को का एक दल जाएगा जिसमें टोटल लगभग 75 लोग होंगे। ये क्या करेंगे? ये दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जो विजय हुई थी उसका उत्सव मना रहा है, तो भारत भी जाएगा। भारत की तरफ से 75 सैनिक भेजे जाएंगे। ठीक बात है। इससे पहले भारत 2015 में भी हिस्सा ले चुका है इसमें। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा रज संक्रांति पर्व कहां मनाया जाता है? देखिए रज संक्रांति पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। तो आप देख लीजिए कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में। देखिए 15 जून को जैसे ही सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करता है, सूर्य काय में प्रवेश करता है? मिथुन राशि में प्रवेश करता है। तो वैसे ही उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है लोग जो है वर्षा का स्वागत करते हैं इसके द्वारा, कि उन्हें लगता है अब मानसून आने वाला है,
तो वर्षा का स्वागत किया जाता है इस उत्सव के द्वारा। ठीक बात है। और धरती माँ की पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है इस पर्व में, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किस राज्य में शीजोथोरैक्स सिकुस्रुमेंसिस नाम की एक मछली की प्रजाति पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक बात है, अरुणाचल प्रदेश में ये मछली की प्रजाति पाई गई है। किसने खोजा है? डॉक्टर केशव कुमार ने खोजी है। ये डॉक्टर केशव कुमार ने इस मछली की प्रजाति को खोजा है। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ये शखरियार ने जीती है। शखरियार कौन है? शखरियार ने जीती है, शखरियार मामेदिरोव ने जीती है। ये अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने ये जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप मेरे साथ। कह रहा हाल ही में किस देश के पीएम नाम है जिनका मुखमलकली अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किर्गिस्तान के हैं। 2 बार नाम बोल के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्यों दे दिया है वो देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक इशू हुआ था जिसकी जांच चल रही है, तो उसकी जांच को लेकर के इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक सिस्टम में खराबी, सिस्टम में एक करप्शन का मामला टाइप है जिसको लेकर जांच चल रही है, जिसको लेकर इन्होंने रिजाइन दे दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। कह रहा किस देश में निम्न से किस टेलीकॉम कंपनी ने शिक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनी लट्टू किट्स में 10% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये आपकी भारतीय एयरटेल ने खरीदी है। देखिए कौन है ये लट्टू किट्स? लट्टू किट्स क्या करती है? ये डिजिटल एजुकेशन पे काम करती है। ठीक बात है, डिजिटल एजुकेशन पे काम करती है। तो भारतीय एयरटेल ने इसमें 10% हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। कह रहा रेलवे ने हाल ही में चीन की सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के साथ कितने करोड़ का करार रद्द कर दिया है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, 471 करोड़ का करार रद्द कर दिया है। साथ ही बीएसएनएल ने क्या कह दिया? बीएसएनएल ने कह दिया हमें 4G अपग्रेडेशन में जो भी हमारे संसाधन लगते हैं, जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, अब चाइना से कोई भी रिसोर्सेज नहीं खरीदा जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप को डिलीट करने का निर्देश जारी कर दिया है पूरी तरह से। चलिए मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की बात कही है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है? तमिलनाडु सरकार ने क्या है कि जो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे होंगे उन्हें ये 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए अच्छा पहल की गई है ये। ठीक बात है, तमिलनाडु सरकार ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा संयुक्त राष्ट्र की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई पाने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? देखिए भारत जो है एफडीआई में 9वें नंबर पे आया है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय सेना के शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता को दुगना कर दिया है। पहले 25 लाख थी, अब उसे 50 लाख कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप आ जाइए। कह रहा 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 19 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक होता है विश्व एथनिक दिवस और एक होता है विश्व सिकल सेल दिवस, यानी कि ये दोनों ही ठीक होंगे। अब आप एथनिक दिवस देख लीजिए। एथनिक दिवस क्या है? इसका उद्देश्य होता है विश्व संस्कृति का संरक्षण। क्या होता है? विश्व संस्कृति का संरक्षण। ठीक होगी बात। तो ये मनाया जाता है विश्व एथनिक डे। ठीक, इसमें आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन। देखिए एक कंपनी है जिसका नाम है craftsvilla.com। क्या नाम है? देखिए इसका नाम है craftsvilla.com। ठीक बात है। ये कंपनी क्या करती है? ये एथनिक उत्पादों को ऑनलाइन बेचती है। ठीक हो गई। तो इसने क्या किया है? विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक हो गई बात। विद्या बालन ब्रांड एम्बेसडर बनी है craftsvilla.com की। उद्देश्य क्या है? एथनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगी।
ठीक हो गई बात। उसके बाद नेक्स्ट इसमें विश्व सिकल सेल दिवस भी मनाया जाता है, तो हमें देखना चाहिए। चलिए विश्व सिकल सेल डे को बताता हूं पहले में क्या होता है सिकल सेल। देखिए 2008 में डिक्लेयर हुआ था ये, ठीक हो गई बात, 2008 में डिक्लेयर हुआ। अब आप कहेंगे क्या होता है सिकल। देखिए सिकल जो है एक अनुवांशिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी है। अब आप कहेंगे अनुवांशिक बीमारी है, इसका क्या मतलब है? देखिए होता क्या है, हमारे बॉडी में गोल आरबीसी होती है, ठीक है, गोलाकार आरबीसी। वो क्या करती है, गोलाकार आरबीसी शरीर की छोटी रक्त वाहिनी में फंस जाती है, ठीक बात है। छोटी रक्त वाहिनी में गोलाकार आरबीसी जो है वो फंस जाती है। देखिए सिकल सेल दिवस को देख लीजिए, एक्चुअल में होता क्या है, हमारी बॉडी में गोलाकार डब्ल्यूबीसी होती है, सॉरी आरबीसी होती है। कैसी? गोल आरबीसी होती है। अब गोल जो आरबीसी होती है वो छोटी रक्त धमनी में फंस जाती है, छोटी रक्त धमनी में फंस जाती है, ठीक बात है, जिससे हमारे लीवर, किडनी और बॉडी के अंग्स को ना ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। अब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारी जो ये आरबीसी है ये टूटने लग जाती है बहुत जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी आरबीसी टूटती है, आरबीसी क्या होती है, टूटने लग जाती है, टूटने लग जाती है। इस कारण से होता क्या है, बॉडी में ब्लड की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए इस बीमारी को सिकल एनीमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकल एनीमिया भी कहते हैं इस बीमारी को, ठीक हो गई, यानी ब्लड की कमी महसूस होती है। तो देख लीजिए विश्व सिकल सेल दिवस भी 19 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसमें क्या होता है, अनुवांशिक बीमारी है सिकल सेल की बीमारी, जिसमें हमारी जो है आरबीसी की सप्लाई कम हो जाती है, जल्दी टूटने लग जाती है। उससे क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है और हमें इसे सिकल एनीमिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा किस क्रिकेट बोर्ड के मैच फिक्सिंग के अपराध को मंजूरी दे दी है? देखिए पाकिस्तान में दुनिया भर के मामले आ रहे क्रिकेट, तो वहां पे जो है मैच फिक्सिंग को ये मान्यता नहीं दे रहे थे। अब मैच फिक्सिंग को एक अपराध की मान्यता दे दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप जानते ही हैं। चलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। चलिए आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, जहां भी रहिए। थैंक यू।